क्या हाल बच्चे लोगों। आप लोग इस वक्त तैयारी को बहुत जबरदस्त लेवल के ऊपर पहुंचा चुके होंगे और हम लोग उसी तैयारी में हमारी बात को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। यानी कि हम लोग बात करने वाले बच्चों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हमारे तीनों ही चैप्टर्स के ऊपर। तो इंडेमनिटी गारंटी, देन बिलमेंट और देन एजेंसी, सबके सारे पॉइंट्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे लोगों को बात शुरू कर देते हैं कि इंडेमनिटी का सेक्शन डेफिनेशन क्या कहता है। अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉस्ट टू हिम। एक पार्टी दूसरी पार्टी को उसके लॉसेस से बचाने का, सेव करने का प्रॉमिस करती है। अब ये लॉसेस उसको क्यों हुए, या तो बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ, प्रोमिसर की खुद की वजह से, या फिर कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। इट इज अ मैटर ऑफ इंडेमनिटी। और ये एक टिपिकल टाइप का कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई लॉसेस हुए तो भरना पड़ेगा, नहीं तो नहीं भरना पड़ेगा। बराबर। अब प्रोमिसर हिमसेल्फ में आपको याद हो तो हमने एग्जाम्पल लिया था कि कोई मान लीजिए मेरा नेबर है और मुझे अपने घर में रिकंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो मैं अपने घर को पूरा कह सकता हूं कि रिकंस्ट्रक्ट करना चाह रहा हूं, उससे पड़ोस वाले के घर में कुछ भी नुकसान होने के चांसेस हो सकते हैं, मे बी। तो मैं उसको प्रॉमिस करता हूं कि भाई मैं आपको इंडेमनिटी देने को तैयार हूं, आपके सारे डैमेजेस को मैं देने को तैयार हूं। इट इज अ मैटर ऑफ इंडेमनिटी। कई बार होता है किसी और के नुकसान की वजह से, ठीक है। जब हम लोग कंपनी में हमारा शेयर सर्टिफिकेट लॉस्ट हो गया और हमने डिमांड किया कि सर हमको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट दिया जाए, तो हम कंपनी को इंडेमनिटी बॉन्ड फिल करके देते हैं। बराबर से इंडेमनिटी बॉन्ड फिल करके देने का मतलब कि कंपनी हमको अभी इंडेमनिटी नया शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दे, कल को अगर किसी ने कंपनी के अगेंस्ट केस कर दिया या कंपनी को उस वजह से कोई नुकसान उठाना पड़ा तो वी आर रिस्पॉन्सिबल टू पे, हम पे करेंगे। इट इज अ मैटर ऑफ प्योरली इंडेमनिटी। अब इसमें जिस पर्सन को इंडेमनिटी दिया गया है वो हमारा इंडेमनिटी होल्डर होगा और वो क्या रिकवर कर सकता है प्रोमिसर से या इंडेमनिफायर से, ऑल डैमेजेस विच ही मे कंप्लीट टू पे। जो भी कुछ नुकसान हुआ इंडेमनिटी होल्डर का वो प्रोमिसर से रिकवर करेगा। कल को अगर मान लीजिए कि उस पर्सन के अगेंस्ट में जो हमारा इंडेमनिटी होल्डर है कोई केस चला, तो उस केस में उसका जितना भी एक्सपेंसेस लगा वो सारा रिकवर कर सकता है। और कुछ भी ऑल सम विच ही मे हैव पेड अंडर द टर्म्स ऑफ एनी सूट, हर कुछ जो भी आपने उसके लॉसेस को बचाने के लिए प्रॉमिस किया था, उसके लॉसेस के सारे अमाउंट के लिए जो भी यहां पे प्रॉमिसर होगा वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। यानी इंडेमनिटी होल्डर अपना सारा डैमेजेस, कॉस्ट वगैरह जो है वो रिकवर कर सकता है प्रॉमिसर से, ही अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बराबर। अब हमने कहा सर ये सूट की रिकवरी कैसे होगी। आपको एक एग्जाम्पल याद हो, बहुत सीधा सा एक एग्जाम्पल हमारा था कि मान लीजिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट है एक्स और वाई के बीच में। एक्स ने वाई को प्रॉमिस किया है कि तुम जेड के साथ में डीलिंग करो, ठीक है। अगर जेड के साथ डीलिंग करने में तुमको कोई भी लॉस उठाना पड़ा या कल को जेड का पैसा नहीं चुका पाए और जेड ने तुम्हारे ऊपर केस किया तो वो सारे एक्सपेंसेस मैं बियर करूंगा। बराबर। तो कल को अगर वाई को कोई भी नुकसान उठाना पड़ा, कोई डैमेजेस लग गए, उसके ऊपर सूट फाइल हुआ, सूट का खर्चा हुआ, उसको कुछ पैसा चुकाना पड़ा, इन सबको वो वाई से रिकवर कर सकता है। ये सारे राइट है हमारे इंडेमनिटी होल्डर के पास में, ठीक है। बराबर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गारंटी बच्चे लोगों। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस मेड टू डिस्चार्ज लायबिलिटी इनकर्ड बाय अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ डिफॉल्ट। यहां एक्स जो है मेरे इसी एग्जांपल में इस बार एक्स वाई को प्रॉमिस नहीं कर रहा है, वो जेड को प्रॉमिस कर रहा है कि आप वाई के साथ डीलिंग करिए, वाई को माल उधार पे दीजिए, उसको पैसा उधार पे दीजिए, अगर ये नहीं पे कर पाया तो मैं पे करूंगा और बाद में एक्स जो है वो वापस वाई से रिकवर कर लेगा। हमारा सीधा सीधा सा फंडा है। तो it is a contract to perform the promise made of discharge liability incurred by third person in case of default। तीन पार्टीज होती है बच्चों। गारंटी देने वाले पर्सन को हम श्योरिटी बोलते हैं, जिस पर्सन के लिए गारंटी दी गई है उसको डेटर बोलेंगे, और जिस पर्सन को गारंटी दिया गया है द पर्सन टू whom the guarantee is given is called creditor, ठीक है। अब एक सवाल खड़ा होता है बहुत अच्छा सा कि क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में श्योरिटी के लिए कोई कंसिडरेशन है क्या। तो हम कहते हैं यस, जो चीजें भी डेटर के लिए कंसिडरेशन है वही मानी जाएंगी श्योरिटी के लिए भी कंसिडरेशन। एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड और बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर मे बी सफिशिएंट कंसिडरेशन टू द श्योरिटी फॉर गिविंग गारंटी। मान के चला जाएगा कि जो आप कंसिडरेशन डेटर को दे रहे हैं एक तरह से मान के चलो कि वो श्योरिटी को ही दे रहे हैं। ये लॉ प्रिजम्पशन मान करके चलता है। चलिए जी, अब ये जो हमारा श्योरिटी है इसकी लायबिलिटी कैसे बनेगी। द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव टू द प्रिंसिपल डेटर। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जितना जितना जब तक डेटर रेस्पॉन्सिबल रहेगा तब तक हमारा श्योरिटी भी रेस्पॉन्सिबल रहने वाला है। मान लीजिए वेयर अ डेटर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिफेक्ट इन द डॉक्यूमेंट। अगर कॉन्ट्रैक्ट का कोई डॉक्यूमेंट बना और उसके हिसाब से हमारा डेटर जो है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं हो रहा है तो श्योरिटी भी अपनी लायबिलिटी से फ्री हो जाएगा। मतलब डेटर फ्री तो श्योरिटी भी फ्री। बराबर। द श्योरिटी इज लायबल
इवन इफ नो एक्शन इज टेकन बाय द क्रेडिटर अगेंस्ट द डेटर। बच्चों इस पॉइंट को समझिएगा, हमारे पास में मैंने आपको कहा 3 लोग हो गए यहाँ पे, ये हमारा श्योरिटी हो गया, ये हमारा डेटर हो गया, ये हमारा क्रेडिटर हो गया। ड्यू डेट पे पहले पैसा डेटर से मांगा जाएगा, अगर डेटर ने नहीं चुकाया तो क्रेडिटर श्योरिटी से लेगा। सिंपल है। मान लेते हैं श्योरिटी ने भी पैसा देने से मना कर दिया, अब क्रेडिटर की चॉइस है कि वो सूट फाइल श्योरिटी पे करे या डेटर पे करे। हम ये नहीं कह सकते कि पहले आप डेटर पे केस करो उसके बाद हमारे पास में आना, क्योंकि यहाँ पे 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स का फॉर्मेशन होता है एट द सेम टाइम। यहाँ पे डेटर और क्रेडिटर के बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, श्योरिटी और डेटर के बीच में भी बन रहा है, श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में भी बन रहा है। और इस बेस के ऊपर बच्चे लोगों हमारा ये पॉइंट जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पे द श्योरिटी इज लाइबल इवन इफ नो एक्शन टेकन बाय क्रेडिटर अगेंस्ट द डेटर। जरूरी नहीं है वो श्योरिटी से डायरेक्ट पैसा वसूल कर ले केस करके, पर देन श्योरिटी हैव राइट टू रिकवर फ्रॉम डेटर। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। देन बच्चे लोगों कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, डेटर में मे नॉट बी ए पर्सन कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। स्टडी बैट पे बहुत जबरदस्त पॉइंट इसके ऊपर दे रखा है, बराबर। डेटर जो है वो मे नॉट बी ए पर्सन कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, ये वाला पर्सन अगर कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं भी रखता है तो भी चलेगा, ठीक है। क्रेडिटर हमेशा ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसमें कॉन्ट्रैक्ट करने का कैपेसिटी हो, एज वेल एज श्योरिटी भी ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसमें कॉन्ट्रैक्ट करने का कैपेसिटी हो। बच्चों कहने का मतलब ये, फाउंडेशन में आप लोग पढ़ के आए कि डेटर की जगह पे अगर कोई माइनर भी आ गया, सपोज करिए, तो भी यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रेडिटर सीधा श्योरिटी से पैसा वसूल कर लेगा। तो डेटर की जगह पे ऐसा पर्सन आ सकता है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट का कैपेसिटी नहीं हो, लेकिन क्रेडिटर और श्योरिटी की जगह पे हमेशा ऐसा पर्सन आना चाहिए जिसमें कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी हो, बराबर। अब टाइप्स ऑफ गारंटी 2 तरह की होती है, एक स्पेसिफिक, एक कंटिन्यू गारंटी। समझिएगा, अगर किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए आप बैंक से लोन लेने के लिए 5 करोड़ का और उसके लिए अगर मैंने गारंटी दी है, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक गारंटी। अ गारंटी विच एक्सटेंड टू अ सिंगल डेब्ट, वे 5 करोड़ के लिए मैंने गारंटी दी, या आप 1 लाख का माल खरीद रहे हो उसके लिए मैंने गारंटी दी, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक गारंटी, बराबर। और द श्योरिटीज लायबिलिटी कम्स टू एन एंड व्हेन द गारंटेड डेब्ट इज ड्यूली डिस्चार्ज और द प्रॉमिस इज ड्यूली परफॉर्म। तो मैंने आपके लिए गारंटी दी थी, जैसे ही आपने वो 5 करोड़ रुपया चुका दिया बैंक को, जिससे भी आपने लोन लिया, तो मेरा गारंटी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक गारंटी। अब सवाल आया कि सर कंटिन्यू गारंटी क्या होती है? ऐसी कोई गारंटी जो 1 से ज्यादा ट्रांजेक्शंस तक चलेगी, अ गारंटी विच एक्सटेंड टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, बराबर। मान लीजिए कि मैंने किसी पर्सन को कहा कि अगले 1 साल तक आप इसको जो भी उधार दोगे उसके लिए मैं लायबल हूं, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूइंग गारंटी, जो 1 साल तक चलने वाली है। या मैंने किसी को कहा कि वो आपको 5 लाख रुपए तक जितने भी गुड्स उधार पे देगा उसके लिए मैं लायबल हूं। अब मान लीजिए सामने वाले ने आपको एक बार भी 5 लाख रुपए उधार सीधे ही दे दिए, 5 लाख का माल उधार पे दे दिया, तो बस मेरा उस अमाउंट के लिए मैं रेस्पॉन्सिबल हूं, उसके बाद के लिए मैं नहीं। सपोज करो एक बार उसने 50,000 का उधार पे दिया, फिर 50 का दिया, फिर 1 लाख का दिया, फिर 2 लाख का दिया, तो इस केस के अंदर बच्चों यहां तक मैं रेस्पॉन्सिबल रहने वाला हूं। अभी 1 लाख और तक 4 लाख ये हो गए, बराबर। तो दिस इज कॉल्ड सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, जहां हम 1 से ज्यादा ट्रांजेक्शन के लिए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कंटिन्यू। हाँ, अब 5 लाख तक बोला था और एक ही बार में 5 लाख का उधार दे दिया, तो बस वो 1 टाइम शॉर्ट हो गया, मेरा गारंटी वहीं पे खत्म हो जाएगा। खत्म मतलब हाँ, अब अगर कोई और लोन क्रिएट हुआ तो उसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं रहूंगा। तो सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए होती है, बराबर। इसमें एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। सपोज करो कि आप कहीं पे जॉब में जा रहे हैं और मैंने आपकी उसके लिए गारंटी दी है कि भाई इस पर्सन को आप जॉब में रख लो, कुछ भी गड़बड़ किया, घोटाला हुआ तो मैं रेस्पॉन्सिबल रहूंगा। यहां पे भी मेरी गारंटी कंटिन्यू गारंटी रहेगी, जब तक आप जॉब में हो मेरी गारंटी चालू रहेगी। हालांकि इस मैटर के अंदर मैं अपनी गारंटी को फ्यूचर ट्रांजेक्शंस के लिए रिवोक कर सकता हूं, अपने को ध्यान में रखना है। अ श्योरिटीज लायबिलिटी कंटिन्यूज अंटिल द रिवोकेशन, है ना। इसकी खासियत यह है बच्चों, जब एक सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए आप गारंटी देते हो तो फ्यूचर के लिए आप रिवोकेशन कर सकते हो। जो हो गया सो उसके लिए तो गारंटी रिवोक नहीं हो सकती, वो तो आप लायबल हो ही हो। 1 टाइम गारंटी, स्पेसिफिक गारंटी में तो आपकी लायबिलिटी खत्म होगी नहीं जब तक लोन का पेमेंट नहीं हो जाता, बराबर। ये देखिए रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यू गारंटी, इट मे एट एनी टाइम बी रिवोक बाय द श्योरिटी फॉर द फ्यूचर ट्रांजेक्शन, बराबर। और इसके लिए आपको क्रेडिटर को नोटिस देना पड़ेगा। तो जैसा मेरा एग्जांपल था, मैंने बोला था कि भाई 5 लाख तक आप इसको जब भी उधार दोगे उसके लिए मैं लायबल हूं। सपोज करो बच्चों 50-50 हजार 2 बार उधार पे माल दिया गया, यहां मैं चाहूं तो गारंटी को रिवोक कर सकता हूं, लेकिन फ्यूचर के लिए जो 50,000 का माल आपको उधार दे दिया गया है वो अगर आपने नहीं चुकाया तो उसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल हूं, लेकिन फ्यूचर ट्रांजेक्शंस के लिए मैं अपनी गारंटी को रिवोक कर सकता हूं, बराबर। श्योरिटीज लायबिलिटीज कंटिन्यू अंटिल द रिवोकेशन ऑफ द गारंटी, अभी अपन ने यही बात किया।
अच्छा ये बात कर रहे थे, बट इट मेड एनी टाइम बी रिवॉक, लेकिन फ्यूचर ट्रांजेक्शंस के लिए जो हो चुका है उसके लिए नहीं। अच्छा, डेथ ऑफ श्योरिटी का क्या चक्कर रहेगा बच्चों, अगर डेथ हो जाती है तो फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए रिवोकेशन ही माना जाएगा। बराबर 5 लाख तक के लिए गारंटी दी थी, 1 लाख देने के बाद श्योरिटी की खुद की डेथ हो गई तो 1 लाख तक के लिए तो श्योरिटी का प्रॉपर्टी लायबल होगा। जो ट्रांजेक्शन ऑलरेडी उसके लाइफ टाइम में हो चुके हैं उसकी प्रॉपर्टी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगी, लेकिन फ्यूचर ट्रांजेक्शंस के लिए आप उसकी तो डेथ हो गई है, उसकी प्रॉपर्टी रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। बच्चों अपने को ध्यान में रखना है। तो डेथ के साथ ही गारंटी जो है वो वहीं पर खत्म हो जाती है। जो ट्रांजेक्शन ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो गए उसके लिए उस डिजीज पर्सन का प्रॉपर्टी रेस्पॉन्सिबल रहेगा, लेकिन फ्यूचर ट्रांजेक्शंस के लिए नहीं रहेगा। अपने को ध्यान में रखना है। बराबर। नाउ बच्चों, श्योरिटी किन किन कंडीशन में डिस्चार्ज होता है सबको पता है। फर्स्ट पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पे देयर इज एनी वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपने टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस कर दिए बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर विदाउट श्योरिटीज कंसेंट, डेटर और क्रेडिटर बिना श्योरिटी का कंसेंट का टर्म्स कंडीशन चेंज कर देते हैं तो द श्योरिटी वुड बी डिस्चार्ज इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस सब्सिक्वेंट टू द वेरिएंस। ठीक है, सपोज करिए कि आपको कहीं पर जॉब पे रखा जाता है और मैंने ये गारंटी दिया है कि अगर इसको थोड़ा सा रेंट वाला एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा इजी आपको समझ में आएगा। सपोज करिए आपको कहीं पे रेंट पे घर चाहिए और लैंडलॉर्ड ने आपसे गारंटी मांगा है और मैंने गारंटी दिया है। गारंटी मैंने दिया है कि भाई 50,000 रुपया महीना तक के लिए मैं रेस्पॉन्सिबल हूं। 50,000 महीने में घर दिया आपको किराए पे और उसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल हूं, ये मैंने गारंटी दे दिया है। अब सोचो कि आप और लैंडलॉर्ड लाइक अ क्रेडिटर और आप हो गए डेटर की तरह से, आप दोनों ने मिलकर के इस 50,000 के अमाउंट को चेंज कर दिया तो मैं लायबिलिटी से फ्री। लेकिन उसमें भी 2 बातें ध्यान रखनी बच्चों, अगर ऐसा चेंज करना मेरे फेवर में ही है, मेरे लिए फेवरेबल है, तो उस केस में मैं लायबल रहूंगा। लेकिन अगर ये मेरे फेवर के अगेंस्ट में चला गया है तो बच्चों में किसी भी अमाउंट के लिए लायबल रहने वाला नहीं हूं। सर कैसे? सपोज करो ये 50,000 का किराया बगैर मेरे नॉलेज में लाए आपने 60,000 कर दिया तो मेरी लायबिलिटी बिल्कुल खत्म। ये मत सोचना कि मैं 50 के लिए लायबल हूंगा, मेरा लायबिलिटी 0 हो जाएगा। फ्यूचर ट्रांजेक्शंस के लिए अब मैं लायबल नहीं हूं। सब्सिक्वेंट जो भी होंगे वेरिएंस के बाद के लिए, उसके लिए मैं लायबल नहीं हूं। बराबर। लेकिन अगर मान लीजिए ये सैलरी 50 की जगह 40,000 कर दी गई तो मैं 40 के लिए रेस्पॉन्सिबल रहूंगा, क्योंकि 40,000 करना मेरे लिए फायदेमंद है कि मेरा लायबिलिटी का अमाउंट आपने कम कर दिया, मैं कम के लिए रेस्पॉन्सिबल रहूंगा। अपने को ध्यान में रखना है। बराबर। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। प्रिंसिपल डेटर अगर डिस्चार्ज हो गया तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। बराबर। फिर बच्चों, अगर प्रिंसिपल डेटर ने और क्रेडिटर ने आपस में कोई सेटलमेंट कर लिया है रिगार्डिंग द अमाउंट, प्रॉमिस नॉट टू स्यू, भाई क्रेडिटर और डेटर ने आपस में कोई सेटलमेंट कर लिया कि हम एक दूसरे पर केस नहीं करेंगे, या माल के गुड्स पैसे के बदले में माल ले लिया, कुछ भी कर लिया, आपस में इन्होंने लोन को खत्म कर दिया तो श्योरिटी भी हमारा हो जाएगा डिस्चार्ज। बराबर। श्योरिटीज एग्रीमेंट मेड विद अ थर्ड पर्सन, ये पॉइंट समझिएगा थोड़ा सा। अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर गिविंग टाइम टू डेटर, बराबर, इज एंटर्ड इनटू विद थर्ड पार्टी, द श्योरिटी विल नॉट बी डिस्चार्ज। बच्चों समझिएगा, अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट फॉर गिविंग टाइम टू अ डेटर, एक्चुअल में श्योरिटी ने थर्ड पार्टी के साथ मिल करके, सॉरी श्योरिटी ने नहीं, क्रेडिटर ने किसी थर्ड पार्टी के साथ मिल करके डेटर को जो पेमेंट का टाइम दिया हुआ था 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उसको अगर इंक्रीज कर दिया, उसको अगर बढ़ा दिया तो श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से फ्री हो जाएगा। कैसे होगा? कोशिश करेंगे अभी की 136 पे अगर हम कोई क्वेश्चन देख सके तो अभी उस क्वेश्चन को भी हम लोग चेक करने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे लोगों, मियर फॉरबेरेंस ऑन द पार्ट ऑफ क्रेडिटर टू स्यू द प्रिंसिपल डेटर डज नॉट डिस्चार्ज द श्योरिटी। क्रेडिटर फॉरबेरेंस का मतलब केस नहीं करना। ठीक है। तो मियर फॉरबेरेंस का मतलब अभी अपन ने पढ़ा था कि जरूरी नहीं है कि क्रेडिटर डेटर पे केस करे, फेल हो जाए फिर ही श्योरिटी पे आए, वो डायरेक्ट श्योरिटी पे केस कर सकता है। तो हमने अगर क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर पे केस नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि श्योरिटी फ्री हो जाएगा। श्योरिटी कहते भाई आपने उस पर केस नहीं किया तो आप मुझ पे केस करने के लिए कैसे आ गए, ऐसा नहीं होगा। अपने को ध्यान में रखना है। बराबर। स्पॉइल द राइट्स ऑफ श्योरिटी, अगर कहीं पर भी क्रेडिटर ने कुछ भी ऐसा कर दिया बच्चे लोगों जो श्योरिटी के राइट के अगेंस्ट में है ना, उसके श्योरिटी के जो राइट्स है उनको स्पॉइल करने का काम कर रहा है, तो फिर समझ जाइए श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से एब्सोल्युटली डिस्चार्ज हो जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। हमने कहा सर कोई एग्जांपल इसका, अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए आप कहीं पर कैशियर का जॉब कर रहे हो और मैंने गारंटी ली है कि भाई ये घपला वपला नहीं करेंगे, सब कुछ बढ़िया काम करेंगे, लेकिन मेरा एक कंडीशन है, आपको हर मंथ के एंड में एक बार कैश को चेक कर लेना है।
गारंटी तो है मेरी, लेकिन हर महीने के एंड में आप कैश को चेक करना। बच्चों उन्होंने कैश को हर महीने के एंड में चेक नहीं किया, साल के एंड में जाके चेक किया, तब पता लगा पूरे साल फ्रॉड है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आपने कुछ ऐसा किया जो मेरे राइट के अगेंस्ट में है ना, मेरे राइट स्पॉइल हो गए। सर कैसे हो गए? मुझे पता था कि शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है। सोचो अगर आपने मेरी बात मानी होती पहले 2 महीने में ही, जब अगर आपने चेक कर लिया होता तो आपको वही फ्रॉड पता लग जाता, आप उसको साल भर काम ही नहीं करने देते और इन 2 महीनों के लिए मुझे रिस्पॉन्सिबल कर देते। बट ऑब्वियसली मैंने गारंटी लिया है, लेकिन आपने मेरी कंडीशन फॉलो नहीं की एज अ श्योरिटी। मेरी श्योरिटी की तरफ से मैंने कंडीशन लगाई थी कि आप हर मंथ चेक करोगे, आपने नहीं किया, मतलब आपने मेरी रेमेडीज जो है वो खत्म कर दी यहाँ पे, तो फिर मेरे यहाँ पे ड्यूटीज भी खत्म हो जाएंगे। बच्चों अपने को ध्यान में रखना है। अगर कोई भी गारंटी मिस रिप्रेजेंटेशन से ली जाती है बराबर से, या अगर कोई गारंटी फ्रॉड से ली जाती है, तो वो भी गारंटी कैसी हो जाएगी? डिस्चार्ज। बच्चों टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन करके, झूठ बोल करके, इंटेंशनली अनइंटेंशनली गारंटी लिया है तो गारंटी एब्सोल्युटली कैंसिल, वॉइड, डिस्चार्ज माना जाएगा। ठीक है। नाउ अगर मान लीजिए गारंटी देते वक्त कोस्ट श्योरिटी की कंडीशन लगा दी गई है, व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज एंटर ऑन द कंडीशन दैट द क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट, हमने क्रेडिटर को बोला कि तो उस वक्त तक पैसा नहीं देना अंटिल अनदर पर्सन हैज जॉइंड एज को श्योरिटी। भाई मैं अकेला गारंटी नहीं दे सकता, मुझे एक बंदा और चाहिए, वो मैं लेके नहीं आऊंगा, वो आपका काम है, आप लोग जानो। तो मैंने क्रेडिटर को बोला उस वक्त तक ये 1 करोड़ का लोन मत देना जब तक कोई मेरे साथ को श्योरिटी ज्वाइन नहीं करता है। और बच्चों को श्योरिटी ने ज्वाइन किया ही नहीं, फिर भी उन्होंने उसको 1 करोड़ रुपया दे दिया डेटर को। लॉ कहता है आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कह दिया था कि मुझे को श्योरिटी का जरूरत पड़ेगा, अगर आप ये नहीं लाओगे तो फिर इसका मतलब है कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, मैं डिस्चार्ज हो गया। बच्चों ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए बराबर। तो ये हमारे सारे डिस्चार्ज के पॉइंट थे कि किन किन कंडीशंस के अंदर वो डिस्चार्ज हो जाएगा। आगे आइए राइट्स ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर पे बात करते हैं। On payment of the guarantee amount, a surety gets all the rights of creditor against the principal debtor। बच्चों सुनना, सबरोगेशन का पॉइंट है राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट द डेटर। अब सपोज करो ये वाला जो एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया, वापस आपको एग्जांपल देता हूं, ये हमारा श्योरिटी हो गया, ये हमारा डेटर हो गया, हमारा क्रेडिटर हो गया। ड्यू डेट पर मान लीजिए डेटर ने पैसा नहीं दिया, जैसे ही श्योरिटी ने क्रेडिटर को पैसा दिया, बच्चों समझ जाइए कि यहां से अब श्योरिटी का प्लेस चेंज हो गया। अब हमारा जो श्योरिटी है वो यहां पे आ जाएगा बच्चे लोगों, क्रेडिटर की प्लेस के ऊपर आ जाएगा वो। यानी अब एक बार पैसा चुकाने के बाद वो डेटर से बिल्कुल वैसे ही वसूल कर सकता है जैसे क्रेडिटर वसूल करता है बराबर। तो ऑन पेमेंट ऑफ गारंटी अमाउंट श्योरिटी के पास में वो सारे राइट आ जाएंगे जो क्रेडिटर के पास में थे डेटर के अगेंस्ट में बराबर। और ये राइट भी आ जाएगा कि वो पैसा क्या करेगा, डेटर से रिकवर कर सकता है जो भी उसने राइटफुली पे किया। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर। डेटर के अगेंस्ट में राइट हो गए 140, 145। अब बच्चों श्योरिटी के क्रेडिटर के अगेंस्ट में क्या क्या राइट्स हैं जिसने लोन दिया है? एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटीज। अब सुनना, सपोज करो ऐसा होता है कि मेरे इस एग्जाम्पल के अंदर बच्चों श्योरिटी, डेटर और क्रेडिटर। अब मान लेते हैं क्रेडिटर की तरफ से डेटर को 5 लाख का लोन दिया गया है, तो डेटर ने क्या किया कि बदले में एसेट्स भी मॉर्गेज करी है, साथ में एस का गारंटी भी लगा दिया है। दोनों चीजें डबल रेमेडी है। अब ड्यू डेट पर क्रेडिटर के पास पहला ऑप्शन है कि वो डेटर से वसूल कर ले, तो गारंटी खत्म हो जाएगी, एसेट वापस डेटर के पास आ जाएगी। दूसरा ऑप्शन, आप सीधा सीधा श्योरिटी से पैसा मांग लो, श्योरिटी चुका देगा और उसके बाद वो डी से रिकवर कर लेगा, है ना। तीसरा एक ऑप्शन और है, आप एसेट से पैसा रिकवर कर लो। डेटर क्रेडिटर के पास में क्या राइट है, एसेट तो मॉर्गेज किए ना हमने, वहां से ले लो। अगर कम पड़ जाता है तो फिर आप डेटर को या श्योरिटी को पकड़ लेना, और ज्यादा होता है तो रिफंड कर देना, सिंपल सी बात है। लेकिन एक खास बात बच्चों समझो, अगर ड्यू डेट पर न तो डी ने पेमेंट किया डेटर ने, न कोई उसके एसेट्स से पेमेंट करवाया गया, लेकिन एसेट्स पड़ी जरूर है, ठीक है। अगर ड्यू डेट पर यह पैसा श्योरिटी ने पे कर दिया, तो वो जो एसेट पड़ी, अपने क्या पढ़ा था अभी भी ऊपर, कि जो भी हमारा श्योरिटी है वो क्रेडिटर के प्लेस पे आ जाएगा। तो क्रेडिटर के पास में इस एसेट के मॉर्गेज को जो राइट है वो श्योरिटी के पास आ जाएंगे, तब तक जब तक कि उसका पैसा उसको नहीं लौटा दिया जाता। आइए चेक करते हैं, पॉइंट पढ़ते हैं यहां से। श्योरिटी का क्रेडिटर के अगेंस्ट में राइट है बच्चों, जैसा आपको मैंने कहा। अच्छा, ऊपर अपन पढ़ रहे थे सबरोगेशन वाला, अगेंस्ट डेटर ऑन पेमेंट ऑफ गारंटी अमाउंट श्योरिटी गेट्स ऑल राइट, अपन ने पढ़ लिया। रिकवर होना था, सबरोगेशन तो अपन पढ़ चुके थे। हम बात कर रहे थे सिक्योरिटीज पर। ये देखिए, entitled to the benefit of all securities, वो सारी सिक्योरिटी विच द क्रेडिटर हैज अगेंस्ट द डेटर। क्रेडिटर के पास में डेटर के अगेंस्ट में जो भी राइट थे बच्चों, वो सारे के सारे श्योरिटी के पास में आ जाएंगे, अपने को ध्यान में रखना है।
लेकिन ये जो एसेट दी गई थी मॉर्गेज पे, कब दी गई थी? एट द टाइम ऑफ एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। समझ गए बात को बराबर से? चाहे श्योरिटी को उस सिक्योरिटी के बारे में पता हो चाहे नहीं पता हो, लेकिन एक बार पैसा अगर चुका दिया गया है तो वो जो एसेट मॉर्गेज करी थी डेटर ने क्रेडिटर के पास में, वो फिर श्योरिटी के पास आ जाएगी। अपने को ध्यान में रखना है, सीधा सीधा से पॉइंट है। नाउ अगर क्रेडिटर लॉसेज और पार्ट विद सच सिक्योरिटी विद द कंसेंट ऑफ द विदाउट द कंसेंट ऑफ, बिना आपने श्योरिटी को पूछे वो जो एसेट थी वो आपने डेटर को वापस कर दिया, कुछ भी उस एसेट के साथ कर दिया, तो श्योरिटी उस एसेट्स की वैल्यू के अमाउंट तक के लिए अपनी लायबिलिटी से फ्री हो जाएगा, है ना। आपने क्या कर दिया, एसेट तो डेटर को चुका दिया और अब श्योरिटी को बोला पैसा निकालो, जितने का एसेट था उतने के लिए श्योरिटी लायबिलिटी से फ्री हो जाएगा। कई बार जीरो हो जाएगा तो हो जाएगा, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ इफ सिक्योरिटी ऑन एसेट मेड आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटीशिप, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में, जैसे कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए कि 7 तारीख को बनाए, अब 7 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तीनों पार्टीज ने साइन वाइन कर दी, उसके बाद अब 12-15 तारीख को एक और सिक्योरिटी अगर मॉर्गेज करते हो तो उस पर श्योरिटी का कोई राइट नहीं रहेगा। श्योरिटी का राइट उसी एसेट के ऊपर होता है जो एट द टाइम ऑफ मॉर्गेज जो है वो मॉर्गेज पे, एट द टाइम ऑफ लोन जो मॉर्गेज पे रखी गई है, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बराबर से समझ में आया बच्चे लोगों? आखिरी पॉइंट पे अपन लोग पहुंच गए, इंडेमिनिटी हमारा खत्म होने जा रहा है। कंट्रीब्यूशन एज बिटवीन को श्योरिटीज, सेक्शन 146-147। Co-sureties are jointly or severally responsible for a payment of guarantee. समझिएगा, co-sureties are jointly or severally responsible for payment of guarantee amount in the absence of any contract to the contrary are liable to pay equal share, है ना। जैसे co-sureties है, कोई श्योरिटीज मान लीजिए 3 है ABC, तो तीनों की लायबिलिटी जैसे अपन ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था, ज्वाइंटली भी रहेगी, अलग अलग भी रहेगी, और रेशियो क्या रहेगा कुछ डिसाइड किया है तो ठीक है, नहीं तो तीनों का इक्वल रहने वाला है, ठीक है। सेकंड नंबर है बच्चों, मान लीजिए कल को ऐसा होता है कि ये लोग कोई सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सर सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर लिया? सुनो, स्टार्टिंग में डिसाइड किया था 1:1:1 में ये रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, और मेन कॉन्ट्रैक्ट बन गया, डेटर के साइन भी आ गए, क्रेडिटर के भी आ गए और तीनों के भी आ गए। इन फ्यूचर लोन अभी पेमेंट हुआ नहीं है, ये तीनों ये रेशियो मिल करके 2:3:1 करना चाह रहे हैं, 3:1 करना चाह रहे हैं, तो लॉ कहता है अभी भी पुराना वाला ही वैलिड रहेगा। या तो पूरा नया कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, रिन्यूअल करो, रिनोवेशन करो, कॉन्ट्रैक्ट का आपने पढ़ा है नोवेशन करो, नहीं तो जो पुराना वाला है वही वैलिड रहेगा। म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन को श्योरिटी, जो मेन कॉन्ट्रैक्ट के इनकंसिस्टेंसी में अगर हो तो मेन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ सेकंड कॉन्ट्रैक्ट, मेन कॉन्ट्रैक्ट ही फॉलो होगा, इस सेकंड का उस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बच्चों अगला पॉइंट भी आप लोग जानते हो, अगर किसी एक क्रेडिटर को रिलीज बाय द क्रेडिटर ऑफ वन ऑफ देम, अगर क्रेडिटर ने किसी एक श्योरिटी को रिलीज कर दिया तो आप सब जानते हो बाकी के दोनों पूरा अमाउंट चुकाएंगे और बाद में इससे रिकवर कर लेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में आप लोग पढ़ के आए हो, सेम पॉइंट है, ठीक है। अगर बाय चांस अलग अलग अमाउंट के लिए गारंटी दिया है, को श्योरिटीज वर बाउंड इन डिफरेंट सम्स आर लायबल टू बी इक्वली सो फार एज द लिमिट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन परमिट। सर ये वाला कौन सा पॉइंट है? इसके लिए बच्चों स्टडी मैट के अंदर हमको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देके रखा है। आइए मैं आपको लेकर के चलता हूं इस चैप्टर के स्टडी मैट की तरफ। चलिए जी, ये हमारा स्टडी हमारा आ गया बच्चों, स्टडी मटेरियल आ गया इंडेमिनिटी और गारंटी का। अब ये जो एग्जाम्पल आपको दे रखा था अलग अलग अमाउंट के लिए, उसके लिए आपको सेक्शन 147 का एग्जाम्पल यहां से चेक करना चाहिए। देखिएगा ABC श्योरिटीज है बच्चों, डी के लिए ज्वाइंट श्योरिटीज हो गए और 3 बॉन्ड वहां पे बनते हैं, ईच अ डिफरेंट पेनल्टी, नेमली ए ने दिया है बच्चों 1 लाख का गारंटी, 1 लाख का ए का है, 2 लाख रुपए बी ने गारंटी दिया है, 4 लाख रुपीज सी ने अपना गारंटी दिया है, ठीक है। टोटल अमाउंट बच्चों 7 लाख का गारंटी दिया गया है, डी को दिया है इन्होंने, जो वो ई को देने वाला है, ठीक है। डी मेक्स अ डिफॉल्ट, समझिएगा बच्चों, डी मेक्स अ डिफॉल्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 3 लाख रुपीज। अब 7 लाख का गारंटी दिया था, उसमें से उसने 4 लाख तो चुकाया, 3 लाख रुपए कम चुकाए, तो हमने कहा रेस्पॉन्सिबिलिटी बताओ भाई, तीनों का इक्वल करो बच्चों। 3 लाख का इक्वल होता है 1 लाख 1 लाख 1 लाख, जो उनके लायबिलिटी अमाउंट जितना प्रोमिस्ड अमाउंट है उससे ज्यादा नहीं है, तो तीनों 1 लाख रुपीज यहां पे बियर करने वाले हैं। क्लियर मैटर है, समझ में आया आप लोगों को? सेम कंडीशन, सेम क्वेश्चन अपना अगला है बच्चों, सेम टू सेम है, वही 1 लाख 2 लाख और 4 लाख का गारंटी दिया, लेकिन सेकंड में हमारा डिफॉल्ट अमाउंट है जो बच्चों 4 लाख हो जाएगा। मेरी बात को समझना, डिफॉल्ट अमाउंट 4 लाख होता है। अब 4 लाख को अगर 3 में डिवाइड किया जाए तो फर्स्ट पर्सन ए के साथ दिक्कत आएगी, क्योंकि उसका अमाउंट 1 लाख रुपए से ऊपर निकलेगा। तो हमको पता है
प्रॉमिस्ड अमाउंट और गारंटी अमाउंट जो आपका है, मतलब जो प्रॉमिस्ड अमाउंट और जो एक्चुअल लायबिलिटी अमाउंट है विच एवर इज लोअर, उतनी आपकी गारंटी बनती है। तो 4 लाख को अगर 3 में डिवाइड करूं तो 1 लाख से ऊपर ही अमाउंट आना है, और ए का तो गारंटी 1 लाख तक ही है। तो तरीका क्या है, 4 लाख में से पहले 1 लाख रुपए ए का गारंटी, ये तो उससे ज्यादा के लिए लायबल है नहीं, बचा बच्चों 3 लाख। 3 लाख को रिमेनिंग दोनों उठा लें 150 में। सर अगर इससे भी किसी की लिमिट बाहर जा रही होती तो वो उतने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता, फिर तीसरा सारा उठाता, बराबर। अब यहां पे क्या होगा बच्चों, इस मैटर के अंदर ये पर्सन 1 लाख के लिए रेस्पॉन्सिबल हो गया, सीधा सीधा सा है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन ने तो उतनी गारंटी दिया था, अब बचे 3 लाख, तो दोनों 1.5 के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। ये देख लो बच्चे लोगों, ये रहा 1 बी एंड सी 1.5 ईच के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, है ना, क्योंकि आपने जितना प्रॉमिस किया अमाउंट उससे ज्यादा के लिए हम आपको रेस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते, अपने को मेनली ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर मैटर है, ठीक है। अब तीसरे वाले के अंदर बच्चों पूरे 7 लाख की गलती कर दी है, तो सीधा सीधा पूरा रेशियो आपका ये, एक का 1 लाख, दूसरे का 2 लाख, तीसरे का 4 लाख, जो आपका रेशियो था उसमें आप रेस्पॉन्सिबल रहोगे। ये अपने को थोड़ा सा एग्जांपल ध्यान में इस तरह से रखना चाहिए। चलिए लगे हाथ आप लोगों को मैं क्वेश्चंस भी करवा देता हूं स्टडी मटेरियल के। व्हाट आर द राइट्स ऑफ इनएबिलिटी होल्डर, अपन ने जो राइट्स पढ़े थे वो आपको लिखना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मेनली मैं फोकस कर रहा हूं। डिफाइन इंडेमनिटी एंड गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, साथ में गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट कब इनवैलिड हो जाता है, कंडीशंस आपको बतानी है बच्चों। मिस रिप्रेजेंटेशन से लो, जब फ्रॉड से ले रहे हो आप उस कंडीशन के अंदर, और जहां पे आपने कोस्ट श्योरिटी का कंडीशन लगाया था और कोस्ट श्योरिटी ने अगर ज्वाइन नहीं किया तो इन 3 कंडीशन में गारंटी हो जाएगी इनवैलिड। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, थर्ड वाला। एम एडवांसेस टू एन ₹5,000 ऑन द गारंटी ऑफ पी। द लोन कैरीज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, एम ने एन को 5,000 रुपया दिया है, पी का बच्चों गारंटी है, ये श्योरिटी है, ये हमारा क्रेडिटर हो गया, एन को दिया ये हमारा डेटर हो गया, ठीक है, ये श्योरिटी है ही है। लोन कैरीज इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम। सब्सिक्वेंटली हमारा जो एन है डेटर, वो फाइनेंशियली एम्बेरस हो गया बच्चों, बहुत फाइनेंशियली दुखी हो गया। तो उसने क्या किया कि एन ऑन एन रिक्वेस्ट, उसने एम को रिक्वेस्ट किया, तो एम ने क्या कर दिया, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों 10% से घटा करके 6% कर दिया है। समझ रहे हैं। नाउ अभी हमने क्या किया, 6% तो कर दिया, अब ड्यू डेट के ऊपर एन ने पैसा नहीं चुकाया, तो आफ्टर 1 साल होने के बाद भी नहीं चुकाया, तो और बाद में एन हमारा जो है वो इंसॉल्वेंट भी हो गया। हमारा सीधा क्वेश्चन है, क्या एम यहां पे श्योरिटी रिस्पॉन्सिबल होगा क्या। अब बच्चे लोगों, वैसे तो हमने पढ़ा था वेरिएंस के बाद के लिए श्योरिटी रिस्पॉन्सिबल होता नहीं है, बराबर से, वेरिएंस के बाद के लिए। लेकिन पहले ही ये गारंटी तो एक्चुअल में अगर प्रैक्टिकली देखें तो ये तो सब बाद में हुआ है। यहां पे स्पेसिफिक गारंटी है और आपका गारंटी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करते हो तो फ्यूचर के ट्रांजेक्शंस के लिए है, जो ट्रांजेक्शन हो गए उसके लिए तो आप रिस्पॉन्सिबल हो ही हो, बराबर से। तो अब यहां पे ये पॉइंट भी हमारा लग रहा है। सेकंड नंबर इसके अंदर एक और पॉइंट लग रहा है, पहले आंसर पढ़ते हैं। एम कैन नॉट sue P because a surety is discharged from liability when without his consent the creditor makes any change in the terms of contract with the principal debtor, बराबर से। तो सवाल ये है यहाँ पे, क्या एम पर सूट फाइल होगा क्या। इस आंसर को बच्चों हमको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। इस आंसर को ध्यान से क्यों समझना पड़ेगा हमको, क्योंकि मैटर यहाँ पे काफी कुछ चेंज है। हमने कहा सर क्या चेंज है, देखिए यहां हमारा नया आंसर क्या कहता है, पहले तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। नया आंसर कहता है कि ये जो रेट चेंज की गई है बच्चों, ये उसके लिए बेनिफिशियल है। समझिएगा बात को। नए स्टडी बैट के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों को चेंज किए गए हैं, एग्जाम्पल्स में काफी नए वेरिएशंस लाए गए हैं, जिन पे अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। 10% से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा जो है वो 6% किया जाता है तो ये तो बेनिफिशियल है, बराबर। और जो चीज बेनिफिशियल है उसके लिए श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से फ्री नहीं होगा, ये अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मेरा फोकस रहेगा इस एग्जाम्पल को, अपने को आप स्टडी मैट के स्टार्टिंग पेजेस उठा करके देखिएगा, इन्होंने एक एग्जाम्पल इंक्लूड किया है और 2 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया, वेदर बेनिफिशियल या नॉन बेनिफिशियल। इस मैटर के अंदर बच्चे लोगों को बेनिफिशियल मैटर जा रहा है। 10% से 6% अगर इंटरेस्ट होता है तो श्योरिटी को तो मजा आ गया, ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। अगर देना भी पड़ गया तो उसके लिए बेनिफिशियल है, तो उसकी लायबिलिटी खत्म नहीं होगी और यहाँ पे एम पर सूट फाइल हो सकता है, ये आपको याद रखना है, बराबर। तो ये आंसर थोड़ा सा चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड एज अ कैशियर ऑन अ मंथली सैलरी 2000। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, यहाँ आंसर पुराने दे रखे हैं जो आप चेंज हो चुके हैं बच्चों। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो नोट डाल करके आंसर दिखना, दोनों ही आंसर शो करना, लेकिन नोट डाल करके, बराबर। तो थोड़ा आपका आंसर जो है, अगर ये वाला भी लिखा तो आपका आंसर वैलिड हो जाएगा, सही हो जाएगा, बट नोट जरूर डालना या अल्टरनेट आंसर में डालना।
सेम क्वेश्चन है बच्चे लोगों, मिस्टर एक्स एम्प्लॉयड कैशियर मंथली सैलरी 2000 एबीसी बैंक में 3 साल के लिए। वाई ने उसके गुड बिहेवियर के लिए गारंटी देके रखी है। 9 मंथ्स के बाद में फाइनेंशियल पोजीशन बैंक की खराब होती है और इसका सैलरी घटा करके 1500 रुपया कर दिया जाता है। बच्चे लोगों सवाल ये 1500 कर दिया यानी आपने चेंज किया, तो चेंज के पहले के लिए तो आप लायबल है ही है, चेंज के बाद के लिए लायबल नहीं होंगे। ठीक है, 2 महीने बाद में पता लगता है कि एक्स ने शुरुआत से जब अपॉइंटमेंट हुआ था तब से गलती किया है, तब से फ्रॉड किया है, तो बताओ एक्स वाई का लायबिलिटी क्या है। अब बच्चों पुराने आंसर से अगर बात करूं तो शुरुआत के 9 मंथ्स के लिए तो आप लायबल हो ही हो, क्योंकि चेंजेस तो 9 महीने बाद किए हैं और आपकी बिना परमिशन की है श्योरिटी की, तो 9 महीने तक के ट्रांजेक्शन के लिए श्योरिटी लायबल है, उसके बाद के लिए श्योरिटी लायबल नहीं है। लेकिन अब नया कंसेप्ट हमारा जो है वो क्या कहता है कि जब उसका सैलरी 2000 से 1500 किया गया है बच्चों, सैलरी उसका मंथली, देखो मंथली सैलरी 2000 था, 2000 से मंथली सैलरी जो है वो 1500 में लेने को तैयार हो गया, तो अब इस अमाउंट से श्योरिटी के राइट्स पर कोई असर हो रहा है कि? पहले तो ये चीज देखो भाई, कल को अगर मान लो इसने फ्रॉड भी किया तो इससे श्योरिटी की लायबिलिटी कम या ज्यादा हो रही है क्या उसका सैलरी अमाउंट चेंज करने से? नहीं सर, सैलरी अमाउंट चेंज करने से तो फायदा ही हो रहा है एक तरह से, तो जहां पे 2000 रुपए उसको देने पड़ रहे थे अब बैंक उसको 1500 ही दे रही है, उसके हिसाब से वसूल करेगी, तो ये बंदा अपनी लायबिलिटी से फ्री कैसे हो सकता है ना? चेक करें यहां से, इफ द क्रेडिटर मेक्स एनी वेरिएंस विदाउट द कंसेंट ऑफ द श्योरिटी देन श्योरिटी इज डिस्चार्ज। देखो इन्होंने डायरेक्ट आंसर लिख के रखा है, फिर से आपको कह रहा हूं ये सारे ओल्ड आंसर हमारे दे रखे हैं। शुरुआत के 9 मंथ्स के लिए तो आप रेस्पॉन्सिबल है, उसके बाद के लिए भी रेस्पॉन्सिबल रहेंगे, ये चीज आपको मैं मेनली यहां बताना चाह रहा हूं। फिर भी बच्चे लोगों नोट डाल करके आप ये चीज को लिखना। देखिएगा मैंने पढ़ाते वक्त भी एग्जाम्पल आप लोग को बताया था, मैं फिर से आपको बता देता हूं, स्टडी मैट का स्टार्टिंग पॉइंट लेकर के चलता हूं। आइए ये देखिए, यहां पे अगर आप देखेंगे मेरे साथ में, तो वेरिएंस का एक बहुत जबरदस्त आपको पॉइंट बताता हूं मैं, आपको अभी समझ के अंदर आएगा। यहां पे हमारा शुरू होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, और बच्चे लोगों गारंटी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अभी अपन देखते हैं वेरिएशन वाला पॉइंट। टाइप्स ऑफ गारंटी स्पेसिफिक हो गया, कंटिन्यू गारंटी वाला पॉइंट हो गया, एग्जांपल्स आप इसके करते हैं तो बहुत बेहतरीन बात हो जाएगी। नेचर एंड एक्सटेंट किधर है क्या भाई हमारा पॉइंट? डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी के अंदर बच्चे लोगों कंटिन्यूइंग गारंटी को आप रिवोक कर सकते हो, समझ में आया। वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये रहा, देखिए इन्होंने क्या बोला है, where there is any variance in the terms of contract the principal debtor and creditor without surety's consent it would discharge the surety। अब इन्होंने कोई एग्जांपल लिया है क्या? ये देखो मैं इस एग्जांपल पे फोकस कर रहा हूं बच्चे लोगों, ये एग्जांपल देखो, आप लोग केस का नाम नहीं हो तो एग्जाम में लिख के आना। वेरिएशन विच इज नॉट सब्सटेंशियल और मटीरियल और विच इज बेनिफिशियल टू द श्योरिटी, या तो वो वेरिएशन मटीरियल है ही नहीं या बेनिफिशियरी है श्योरिटी के लिए, तो श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होगा। मेरे साथ यहां पे आप एग्जाम्पल को देखो, इस एग्जाम्पल को देखना, यहां पे श्योरिटी ने एक अमाउंट गारंटीड किया था बच्चों, 25,000 का लोन दिया गया था, बाद में 25,000 के लोन के लिए गारंटी दी, लेकिन बैंक ने उसको 20,000 का लोन ही प्रोवाइड किया, दोनों ने आपस में मिलकर के लोन का अमाउंट कम कर दिया और श्योरिटी को इसका इंटीमेशन दिया ही नहीं, तो श्योरिटी को तो मजा आ गया ना। कल को अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करे तो कोर्ट बोलेगा श्योरिटी का लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होगा बच्चों, क्योंकि जो अल्ट्रेशन किया गया वो बेनिफिशियल था, वो फायदेमंद ही था श्योरिटी के लिए, उसको बताने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ 25,000 की जगह 30,000 चेंज कर दिया होता तो श्योरिटी को बताना पड़ता आपको, नहीं तो श्योरिटी से 25 के लिए रिस्पॉन्सिबल होता या होता ही नहीं वन टाइम ट्रांजेक्शन के अंदर, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो इस एग्जाम्पल पे आईसीए ने यहाँ एक छोटा सा गड़बड़ कर दिया है, यहां इस एग्जाम्पल में इन्होंने बेनिफिशियल नॉन बेनिफिशियल को अलग अलग कर दिया, लेकिन पीछे क्वेश्चन के जो आंसर है बच्चों ये पुराने एग्जाम में पुराने स्टडी मैट के हिसाब से जहां पे केस नहीं था। तो मैं सबको बोलना चाहूंगा थोड़ा सा अगर याद कर सके तो एमएस अनिरुद्धन वर्सेस टोमेको बैंक लिमिटेड, हमारा जो है थॉमको बैंक लिमिटेड, इसका नाम अगर आप याद करके चले जाएं तो बहुत बेहतरीन रहेगा। स्टडी मैट का पेज नंबर वहां पे लगा देना, 1.16 के ऊपर ये देके रखा हुआ है बराबर। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आकर के आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि चीजें जो है वो यहाँ जो दे रखी है और जो आईसीए ने स्टार्टिंग में लिया उसमें बहुत बड़े बड़े चेंजेस यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है बच्चों, कोई टेंशन नहीं इसके अंदर भी, मतलब थोड़ी टेंशन तो है लेकिन इस तरह से अपने को आंसर को करना पड़ेगा। चलिए नंबर 5 पे आते हैं। टोटल क्वेश्चंस बच्चे लोगों अपने को इसके अंदर कितना दे के रखा है भाई? चलो 11 क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस आपको मैं करवा रहा हूँ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका और बूस्टअप हो जाए, ताकि ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी फॉर अ फिक्स प्राइस
टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस फॉर बी विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम। ठीक है, ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि एक फिक्स टाइम के अंदर वो घर बना के दे देगा, और बी जो है उसको प्रॉमिस करता है कि वो उसको नेसेसरी मटेरियल सप्लाई करेगा। सी ने ए के परफॉर्मेंस के लिए गारंटी दिया है कि बहुत अच्छा घर बना के देगा। अब बच्चों बी ने माल का सप्लाई किया ही नहीं। अब जब बी गुड्स की सप्लाई करेगा नहीं तो ए, ये दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो ए बेचारा कहां से घर बनाएगा, और ए जब घर बनाएगा ही नहीं क्योंकि बी ने सप्लाई नहीं किया, तो श्योरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन ही नहीं सकता है। देखो, जब डेटर और क्रेडिटर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाए बच्चों 134 में, याद करो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आप एक घर बनाने वाले हो जिसके लिए आपको लकड़ियां मैं देने वाला हूं, रॉ मटेरियल मैं देने वाला हूं, मैंने रॉ मटेरियल दिया नहीं, आपने घर बनाया नहीं, हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट खत्म, तो श्योरिटी बेचारा क्यों रिस्पॉन्सिबल होगा, बराबर, तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा सेक्शन 134 के हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। 6 नंबर चेक करो। Mr. D is a urgent need of money amounting 5 lakh. He asked Mr. K for the money. Mr. K lent the money on the sureties of A, B and without any contract between them. आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन 3 लोगों ने गारंटी जरूर दिया है। 5 लाख का अमाउंट है, 3 लोग का गारंटी है। D makes default. D ने डिफॉल्ट कर दिया, B कंट्रीब्यूट करने से मना कर रहा है, B रिफ्यूज टू कंट्रीब्यूट। एग्जामिन वेदर बी कैन एस्केप लायबिलिटी। कैसे भाई, बिल्कुल ही नहीं, ज्वाइंटली आप रेस्पॉन्सिबल है ना। जो अपने 146 आखिर के अंदर पढ़े थे बच्चों, इक्वालिटी ऑफ बर्डन इन द बेसिस ऑफ को श्योरिटीशिप। 2 या 2 से ज्यादा लोग जब रेस्पॉन्सिबल हैं तो ज्वाइंटली एंड सेवरली रेस्पॉन्सिबल रहेंगे, अपने को पता है, चाहे उनको आपस में नॉलेज हो चाहे नहीं हो, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट भी बनाया है, तो आपकी लायबिलिटी जो है वो ज्वाइंटली यहां पे रहने वाली है। तो अगर डी ने डिफॉल्ट किया तो बी अपनी लायबिलिटी से फ्री नहीं होगा, तीनों ही पार्टीज इक्वली इसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहेंगी, ये अपने को आंसर में ध्यान में रखना था। 7 क्वेश्चन देखो, अगेन 133 पे आईएएस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मिस्टर चेतन वॉज अपॉइंटेड एज अ साइट मैनेजर इन एबीसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे मंथली सैलरी 50,000। ठीक है। मिस्टर पवन गेव अ श्योरिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ चेतन कंडक्ट, चेतन के कंडक्ट के लिए इसने गारंटी दी है। आफ्टर 6 months द कंपनी वॉज नॉट इन पोजिशन टू पे 50,000, तो उसने सैलरी कम कर दिया। चेतन बिकम्स फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो रही है, चेतन जो है वो 30,000 का सैलरी लेने को तैयार है। अब बेसिकली 50 की जगह 30,000 कर दिया गया, और ये श्योरिटी को आपने बताया नहीं। सेम क्वेश्चन है बच्चों, 3 महीने बाद पता लगता है कि कुछ फ्रॉड हुआ है, तो आपको मिस्टर पवन का लायबिलिटी पूछा है। अब बच्चों सैलरी वैसे अगर देखें तो सैलरी कम करना जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कैसे, जैसे अपन ने वहां पे भी किया, समझना। मैंने आपको इस क्वेश्चन में भी कहा था कि सैलरी चेंज का जनरली उसकी लायबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आप लोन का चेंज कर रहे हैं ये उसके लिए बेनिफिशियल था, चुकाना पड़ता तो कम चुकाना पड़ता, यहां पे तो श्योरिटी फ्री है। इन कंडीशंस में श्योरिटी फ्री नहीं है, जहां पे सैलरी कम कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है, कुछ भी समझो। सर यहां सैलरी वाले पॉइंट में हो क्या रहा है बेटा, जब किसी का 50,000 की जगह 30,000 सैलरी करोगे तो, और जो पहले 50 पा रहा था, तो वो कहीं ना कहीं फ्रॉड करने की कोशिश करेगा, मे बी। तो ऐसे में ये इंफॉर्मेशन एक सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन की तरह से मानी जा सकती है ना। और इस केस के अंदर क्या होगा, वही है, चूंकि सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, अपन ने पढ़ा, तो अगर शुरुआत से उसने फ्रॉड किया है तो जब तक हमारी वेरिएशन हुआ तब तक तो हम लायबल है, डेट ऑफ वेरिएशन तक, उसके बाद के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट से ही उसने फ्रॉड किया था, तो जब आपने चेंज किया उसके बाद से हम रिस्पॉन्सिबल हैं, उसके पहले के लिए हमारी कोई, मतलब चेंज किया उसके बाद के लिए हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी, उसके पहले के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, ये अपने को ध्यान में रखना है। बराबर से बात समझ में आया मेरा? आंसर पढ़ाऊं आपको, देखो। इफ द क्रेडिटर मेक्स एनी वेरिएंस विदाउट द कंसेंट ऑफ द श्योरिटी, श्योरिटी डिस्चार्ज 133 की लैंग्वेज आ गई। इंस्टेंट केस में मिस्टर पवन इज लायबल एज ए श्योरिटी फॉर लॉस सफर्ड एबीसी, सब कुछ लिखा है। ड्यूरिंग फर्स्ट 6 months, पहले 6 महीने जब आपका सैलरी सेम था, उस वक्त के फ्रॉड के लिए हम रेस्पॉन्सिबल है, उसके बाद के लिए नहीं। हेंस मिस्टर पवन विल बी लायबल एज ए श्योरिटी फॉर द एक्ट ऑफ चेतन बिफोर द चेंज इन द टर्म्स ड्यूरिंग पहला 6 महीना। वेरिएशन के बाद जो आपने उसकी बगैर कंसेंट के लिए लिया, उसके लिए पवन बिल्कुल रेस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाएगा, ये अपने को ध्यान रखना है। तो आपको क्वेश्चन में पहचानना क्या पड़ेगा कि जो चेंज किए गए वो श्योरिटी के लिए आपको बेनिफिशियल दिख रहे हैं या बेनिफिशियल नहीं दिख रहे हैं। अगर श्योरिटी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट फैक्टर लग रहा है, तो फिर इस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप सीधा सीधा सा यहां पे बेनिफिशियल अगर आपको लग रहा है, फिर से बता देता हूं,
अगर कहीं पर भी आपको लग रहा है कि मैटर बेनिफिशियल है तो हमारा श्योरिटी लायबिलिटी से फ्री होने वाला नहीं है। लेकिन अगर लगता है कि ऐसा फैक्टर है कि जो इंपॉर्टेंट फैक्टर जैसे यहां था और कहीं ना कहीं श्योरिटी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में वो पॉइंट जा रहा है, तो फिर श्योरिटी फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए अपनी लायबिलिटी से फ्री हो जाएगा। ये आपको 133 के अंदर पक्के से समझ करके याद करके जाना पड़ेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। बराबर से, हाँ जी। चलिए आगे बात करें। अब ये वाला क्वेश्चन बच्चों वो है जो आपको मैंने कैपेसिटी बताई थी, जहां हमने कहा था डेटर अगर वहां पे कैपेसिटी नहीं रखता है तो चलेगा, बाकी दोनों जगह पे नहीं चलेगा। उस पर इन्होंने क्वेश्चन बनाया है, ए एग्री टू सेल द गुड्स टू बी ऑन द गारंटी ऑफ सी फॉर द पेमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स इन डिफॉल्ट ऑफ बी। इज द एग्रीमेंट ऑफ गारंटी वैलिड इन ईच ऑफ द अल्टरनेट केसेस? बच्चों सुनना, ए एग्री टू सेल गुड्स टू बी, ए ने सेल किए, ये हमारा क्रेडिटर हो गया, बी को सेल किए हमारा डेटर हो गया है, और सी की गारंटी है, ये हमारा श्योरिटी हो गया बच्चों यहां पे। बराबर। अब अगर बी ने पेमेंट नहीं किया तो तीन सिचुएशन है। अगर ए माइनर हो बच्चों, ए का मतलब क्या हो गया हमारा, सीधा सीधा सा ए का मतलब हो गया कि हमारा जो क्रेडिटर है वो माइनर है, हमने कहा था नहीं चलेगा, वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा क्योंकि इनकम्पिटेंट है। बी अगर माइनर हो तो डायरेक्ट पॉइंट है, डेटर माइनर हो तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बराबर वैलिड रहेगा क्योंकि उसमें कैपेसिटी नहीं भी हो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट श्योरिटी से वसूल कर लेंगे। श्योरिटी अगर कैपिटल की कैपेसिटी नहीं रखता है तो गारंटी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है बच्चों वो वॉइड हो जाएगा। समझना, पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ए और बी के बीच का नहीं, गारंटी वाला कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा क्योंकि श्योरिटी जो है वो इनकम्पिटेंट है बच्चों, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। सीधा सीधा सा अपना पॉइंट है, ध्यान रखेंगे बराबर से, क्योंकि गारंटी कॉन्ट्रैक्ट से पूछे इन्होंने, तो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट्स पे इस पार्टी का तो वैसे भी कोई असर नहीं आता है, बी का मेन ए और सी ही देखा जाएगा, दोनों में से एक भी माइनर हुआ तो ये एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा बच्चों। गारंटी कॉन्ट्रैक्ट अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। आइए, S ask R to beat T and promise to indemnify R against the consequences। R ने T को पीट दिया, 50,000 का फाइन लगा, क्लेम कर सकते हो गया? बच्चों बोलो नहीं कर सकते, अनलॉफुल है। अरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा पुराना वाला जो आप लोग पढ़ के आए फाउंडेशन के अंदर, अनलॉफुल हो जाएगा। मैंने तुमको कहा उसको जाके पीट दो, उसको पीटने के बदले में तुमको अगर कोई भी फाइन वाइन लगा तो मैं भरूंगा। तुमने पीट दिया, तुम्हारे ऊपर फाइन लग गया, मैं नहीं दूं तो मेरे ऊपर केस करके वसूल नहीं कर सकते क्योंकि अनलॉफुल जाएगा। इन्होंने वो सारे 10 पॉइंट लिख दिए। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए वो जो पॉइंट आपने 10 पॉइंट पढ़े थे, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, फिर हमारा कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, सर्टेनिटी, बराबर याद है बच्चे लोगों को? वो सारे पॉइंट्स उन्होंने लिख दिए। सर ये क्वेश्चन आ सकता है क्या बच्चों? स्टडी बैक पर दिया है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। नाउ नंबर 10, Manoj guarantee for Ranjan, a retail textile merchant, for an amount of 1 lakh for which Sharma, the supplier, may from time to time supply goods on credit basis to Ranjan during 3 months। ठीक है भाई, 1 महीने बाद उसने गारंटी रिवोक कर लिया। बच्चों सेम क्वेश्चन अपने पढ़ा हुआ है, बोलो क्या कहते हो? 3 महीने के लिए 1 लाख रुपए का गारंटी दिया है, बराबर। 1 महीने बाद गारंटी वापस कर लिया, तब तक 40,000 रुपया दिया जा चुका था, तो 40,000 के लिए तो रेस्पॉन्सिबल हम रहेंगे, लेकिन उसके बाद के लिए फ्यूचर गारंटी के लिए हम रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, देख लो। 40 के लिए आप रहोगे क्योंकि ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो चुका था, रिवोक करने के बाद के लिए आप रेस्पॉन्सिबल नहीं हो, बराबर। सेम अगला क्वेश्चन भी बच्चों इसी तरह का हमारा क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है एज इट इज जो अपन ने पढ़ा 141 के हिसाब से। लास्ट क्वेश्चन आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं, 2 मिनट के अंदर इसको खत्म करते हैं। सी ने 2 लाख रुपए एडवांस दिए, सी एडवांसेस भी 2 लाख रुपीज ऑन द गारंटी ऑफ ए। सी हैज ऑल्सो टेकन अ फर्दर सिक्योरिटी फॉर द सेम बोरोइंग बाय फर्नीचर, 2 लाख रुपया बच्चों, यानी गारंटी भी दिया और साथ में 2 लाख का सिक्योरिटी भी है, लेकिन इसके बारे में श्योरिटी को पता नहीं है। हमने कहा था पता हो चाहे नहीं पता हो भाई, इस पर आपका अधिकार है। दिक्कत यह हो गई कि सी जो है उसने मॉर्गेज कैंसिल कर दिया, जबकि आप ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर कल को लोन का पेमेंट नहीं हो और श्योरिटी इस पैसे को चुकाए तो बट ऑब्वियस है वो मॉर्गेज का जो एसेट है वो श्योरिटी के पास आता। 6 महीने बाद ये बी जो हमारा डेटर था वो भी इंसॉल्वेंट हो गया। अब सी ने ए पर केस किया गारंटी के लिए। डिसाइड द लायबिलिटी ऑफ ए आपको बताना है। अगर मार्केट वैल्यू उस वक्त में फर्नीचर का 80,000 था तो बताओ, 2 बातें हो सकती बच्चों, या तो 80,000 से फ्री हो जाए या पूरा 2 लाख से फ्री हो जाए। तो प्रोविजन तो आपको 141 वाला समझाना है, बराबर। कौन सा वाला प्रोविजन था? जो भी बेनिफिट दिया, जो भी सिक्योरिटी आपने रखी होगी क्रेडिटर के पास में, वो सारी श्योरिटी को मिलती है, चाहे उसे पता हो चाहे ना पता हो।
इंस्टेंट केस में 2 लाख का सारा मैटर था, जैसा आप लोग देख रहे हो। अब ए इज डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी टू द अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ द फर्नीचर 80,000। मार्केट वैल्यू देखनी पड़ी, पूरा 2 लाख नहीं, उस वक्त की जो मार्केट वैल्यू थी वो 80,000 थी। सर उस वक्त की मार्केट वैल्यू अगर 2 लाख से ऊपर रही होती आप बिल्कुल फ्री हो जाते, नहीं तो आप 80,000 से फ्री हो जाओगे और 1,20,000 से आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रह जाएगी। बच्चों अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। तो यहां आकर के आपका इंडैमिनिटी गारंटी वाला टॉपिक हमने बहुत फास्ट तरीके से पूरा कर लिया है। फटाफट सारे पॉइंट्स को रिवाइज कर लेना, खास करके 133 में जो मैंने खास बात आपको बोली बेनिफिशियल नॉन बेनिफिशियल वाली, वो पक्के से पढ़ के जाओगे। बेनिफिशियल अगर है उसके लिए तो श्योरिटी फ्री नहीं है, नॉन बेनिफिशियल है अगर श्योरिटी के लिए तो वो फ्री हो जाएगा लायबिलिटी से अपनी, ये अपने को ध्यान में रखना है, डिस्चार्ज हो जाएगा, बराबर से। चलिए जी, तो इतना आज के लिए, मतलब अभी के लिए। जल्दी वापस